स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर क्या स्थिति चल रही है और 2022 के चुनाव में क्या आगे होने वाला है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और 10 फरवरी को चुनाव होना है। और जो पहले चरण के चुनाव की जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सभी जो कलेक्ट्रेट्स हैं उन पर नामांकन पर्चे की खरीदारी का काम शुरू हो रहा है। आज हम बात करेंगे चुनाव को लेकर कि जो वेस्ट यूपी की जो पूरे उत्तर प्रदेश की जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो किस तरीके से देखी जाएगी, किस तरीके से चुनाव होगा, और उस बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजपाल पारवा जी हैं, जो 2.5 दशक से ज्यादा पत्रकारिता में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। अब उन सब बात करेंगे राजनीति के उसमें कि क्या रहेगा। सर, यूपी चुनाव है, 2022 का चुनाव है, बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां दावेदार अपने कैंडिडेट्स भी उतार दिए। क्या स्थिति रहेगी 2022 के चुनाव को लेकर? देखिए, जो अब तक का राजनीतिक परिदृश्य उभर कर आया है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक बात तो तय है कि ये चुनाव सीधे सीधे तौर पर भाजपा वर्सेस गठबंधन, जिसमें मुख्य समाजवादी पार्टी और उसके घटक दल शामिल है, उनके बीच ये होने जा रहा है। और अभी देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी है उससे कई मंत्री विधायक सब अपना इस्तीफा दे के अब सपा की तरफ जा रहे हैं, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो उससे क्या स्थिति बन पाएगी आगे जाके चुनाव में? लेकिन मैंने अभी बताया है कि ये चुनाव सीधा भाजपा और गठबंधन के बीच है, लेकिन ये जो लोग अब पाला बदल कर इस चुनावी बेला में आ रहे हैं, चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद, क्या ये समाजवादी पार्टी या उस दल में जहां वे जा रहे हैं वहां ये टिके रह पाएंगे या नहीं? क्योंकि इन सबसे बड़ा इनकी निष्ठा का सवाल है। इनकी निष्ठा किस राजनीतिक दल में? जहां तक अभी आपने देखा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 में सब बसपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, फिर 12 में वो समाजवादी पार्टी में आ गए, और फिर अब भाजपा के साथ अब जो है वो फिर दोबारा जो है इस चुनाव में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, वो कैबिनेट से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के साथ आ खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो और उनकी टीम को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अंदर एडजस्ट करने में जो वो चाहते हैं वो उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि जो लोग सब एडजस्ट नहीं हो पाएंगे वो कहीं ना कहीं फिर अंदर खाने वो नाराजगी उनकी रहेगी, ये तय है। अच्छा, एक ओबीसी वोट बैंक उनकी तरफ ज्यादा झुकाव है। ओबीसी वोट बैंक माना जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, धर्म सिंह सैनी हो गए, और कई जो सैनी हैं, कोई विधायक थे, एमपी थे, वे टूट के जा चुके हैं। क्या ओबीसी वोट बैंक पर फर्क पड़ पाएगा आपके बार चुनाव में? देखिए, जहां तक अब तक जो आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का 8 से 10 जिलों में जिस वो जाति से आते हैं और उससे संबंधित जो दूसरी जाति है वहां उनका अपना राजनीतिक वजूद है, और ये राजनीतिक वजूद कहीं ना कहीं जो भाजपा और के सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वे भी उसी जाति से विलोम करते हैं। मौर्य और दो मौर्य के बीच की ये लड़ाई किस सपा या भाजपा को कितना लाभ देगी, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इस चुनाव में अपना वजूद वो भाजपा को दिखाएंगे कि वो उनमें कितना दम है, और इसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को चुनाव में होने की पूरी संभावना है। वेस्ट यूपी की बात करें, वेस्ट यूपी में सपा और रालोद का गठबंधन को कुछ किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन भी काफी समय तक चला, 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला, उससे किसानों में कितनी नाराजगी है, किस तरीके की, यानी कि चुनाव पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, 2017 के मुकाबले 2022 में बिल्कुल विपरीत इस परिस्थितियां मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला है। खासकर जाट बेल्ट में बहुत ज्यादा प्रभाव है। 2017 में मेरा मानना है कि जो करीब जो 70 से 80% जाट वोट बैंक भाजपा को मिला था, अब
की बार वो बिल्कुल उलट है। कहीं ना कहीं जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, जाटव है या चमार है, ये भी कहीं ना कहीं 5 से 10% गठबंधन प्रत्याशी पे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए जब रिजल्ट आएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को कहीं ना कहीं अब तक हम इस चुनाव में जहां बसपा को कहीं स्टैंड नहीं करके चल रहे हैं, मानकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके प्रत्याशी कहीं भाजपा का खेल खराब करेंगे तो कहीं गठबंधन प्रत्याशी का खेल खराब करेंगे। ये तो जो बसपा का आप देखते हैं, कई चुनाव जा चुके, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी चुनाव अब है, बसपा साइलेंट मोड पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती का भी ऐसा कोई अपना मैनिफेस्टो भी तैयार नहीं किया है, यानी कि कोई दावेदारी भी नहीं है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही है कि अब तक बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुलकर चुनाव मैदान में नहीं है। हालांकि कुछ जिलों में, पश्चिम के जिलों में कुछ सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी भी उतारे हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं वो जिन्हें जो है मतदाता भी देख के चौंक रहे हैं, जिनका अब तक नाम भी नहीं सुना गया, वे प्रत्याशी आ रहे हैं। जहां तक एससी जो खासकर बसपा का वोट बैंक माना जाता है, वो भी बड़े आश्चर्यचकित है कि अब तक उनकी बहन जी वो चुनाव में सक्रिय क्यों नहीं नजर आ रही। यही कारण है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि बहन जी अब इस बार चुनाव से बाहर हैं, और इसलिए उनका रुझान कहीं ना कहीं गठबंधन की ओर देखने को मिल रहा है। अगर हम शामली जिले की बात करें, 3 विधानसभा सीट यहाँ पर है, शामली, कैराना और थाना भवन। अगर हम शामली की बात करें तो अभी गठबंधन की तरफ से केवल प्रसन्न चौधरी का टिकट क्लियर हुआ है और बीजेपी की तरफ से अभी कोई क्लियर नहीं है। तो इस चुनाव को, शामली के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? गठबंधन भारी रहेगा या बीजेपी भारी रहेगी, किस तरह का देखते हैं? जहां तक शामली सीट का सवाल है, यहाँ सीधे सीधे जो है गठबंधन प्रत्याशी, जो रालोद के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी और जो भाजपा प्रत्याशी आएंगे, तेजेंद्र निर्वाल जी जो सिटिंग विधायक हैं, या कोई अन्य, तो यह तय है कि यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी के बीच होने जाएगा। हालांकि जैसी अभी चर्चाएं आ रही हैं कि जो रालोद के नाराज 1-2 टिकट ना मिलने से नेता हुए हैं, वे कहीं दूसरे दल का सिंबल लाके वो चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो सिंबल ले आए, चुनाव मैदान में आए, लेकिन वो 5-7 हजार वोट काटेंगे और इसका जो है नुकसान सीधे सीधे गठबंधन प्रत्याशी को होगा। ऐसे हम अगर थाना भवन की बात करें, वहां पर अभी क्लियर नहीं हो पाया है अभी गठबंधन के टिकट के क्लियर, जबकि वहां पे जो 2 दावेदार हैं, एक अशरफ अली खान और एक अब्दुल राव वारिस, इनके बीच में कुछ पैच फंसा है, अब तक कोई क्लियर नहीं हो पाया। तो वहां तक का आप किस तरीके से देखते हैं? जहां तक थाना भवन विधानसभा सीट का सवाल है, तो वहां भी चुनाव भाजपा और गठबंधन प्रत्याशी के बीच होगा। और हालांकि जिस तरह की राजनीतिक गलियारों से आवाज आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी राजकुमार सैनी पर अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, तो वहां सैनी बिरादरी जो करीब 35,000 के आसपास है, तो उसमें से वो छिटकेगा और वो सहजाते अपने राजकुमार सैनी जो प्रत्याशी है उनको मिलने की पूरी संभावनाएं है। इसका सीधा नुकसान वो जो है भाजपा प्रत्याशी प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, उनको होगा। ऐसे अगर हम कैराना विधानसभा की बात करें, तो कैराना विधानसभा में जो हुकुम सिंह की लड़की थी, पिछली बार भी उन्हें टिकट दिया गया था। अब के बार अब क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अनिल चौहान है, वे भी लाइन दावेदारी कर रहे हैं, और सपा से तो अभी नाई दर्शन का तो क्लियर हो ही चुका है। तो अब उसे कैराना विधानसभा में बहुत मुद्दे हुए, कैराना पलायन भी चला, हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी की थी कैराना पलायन। तो क्या अब भी कैराना पलायन चल पाएगा, चुनाव में कुछ इफेक्ट होगा? देखिए, कैराना विधानसभा में बाबू हुकम सिंह जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वहाँ उनका जब वो हुआ करते थे तो हिंदू गुर्जर के साथ साथ दूसरी बिरादरियां और यहाँ तक कि जो मुस्लिम गुर्जर थे वो भी उनको अपना मत दिया करते थे काफी संख्या में। 8 से 10 हजार वोट ऐसे थे मुस्लिम गुर्जर के जो उन्हें मिलते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यही था
कि बाबूजी की एक अपनी अलग छवि थी, अपनी इमेज थी, लेकिन उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद परिस्थितियां बदली हैं। 2014 में जब वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए कैराना लोकसभा सीट से, तो उपचुनाव में उन्होंने उनके भतीजे अनिल चौहान जी, वो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर कैराना विधानसभा उपचुनाव में लड़े। उनके सामने सपा के नाहिद हसन थे। नाहिद हसन ने ये चुनाव करीब 1099 मतों से जीत लिया था। लेकिन भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर से मृगांका सिंह पर विश्वास किया और अनिल चौहान भाजपा से बगावत कर रालोद के टिकट पर चुनाव लड़े। यहाँ परिवार के 2 प्रत्याशी हुए, जिसका लाभ नाहिद हसन को मिला। और यहाँ मैं कहूंगा कि 2017 में जब कैराना पलायन का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया हुआ था और भाजपा पलायन के मुद्दे पर सत्ता में आई, तो कैराना में ही वो पलायन का मुद्दा धड़ाम हो गया और यहाँ से नाहिद हसन बड़ी आसानी से दूसरी बार जीते। अब क्या स्थिति देखी जा रही है? अब तो 2022 का चुनाव है, 17 का चुनाव तो बीत चुका। 2022 के चुनाव में कुछ तब्दील होगा क्या? अब बीजेपी की तरफ रहेगा रुझान लोगों का, या कैराना में जो नाहिद हसन है, सपा गठबंधन जो भी है, उसकी तरफ थोड़ा रुझान रहेगा लोगों का? कैराना को लेकर शामली जनपद में ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। और जैसे ही कल नाहिद हसन को कैराना से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो एक ट्विटर वार भी शुरू हो गया नाहिद हसन के खिलाफ। और ये ट्विटर वार भाजपा की ओर से किया गया, क्योंकि पिछले भाजपा सरकार में नाहिद हसन को एक घेरने की तैयारी पूरी की गई, उन पर मुकदमे भी हुए, तमाम चीजें। लेकिन जहां तक मेरा मानना, इन मुकदमों का हो सकता है कि भाई भाजपा को चुनावी लाभ मिल जाए, लेकिन नाहिद हसन को इन मुकदमों का फायदा चुनाव में मिलने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो यहाँ मुस्लिम वोट बैंक है, जो कल तक जो नाहिद के नाम से थोड़ा बहुत नाराज था, वो एक मंच पर आ गया है और कहीं ना कहीं उनकी राह और पहले के मुकाबले आसान नजर आ रही है। इसका बड़ा एक दूसरा कारण ये भी है, क्योंकि मृगांका सिंह या अनिल चौहान में से किसी एक का टिकट होगा। अगर सपोज करो मृगांका सिंह का टिकट होता है, तो फिर अनिल चौहान समर्थक जो है वे साइलेंट मोड में आ जाएंगे, चुनाव में नजर तो आएंगे, लेकिन वो कहीं वोट बैंक को प्रभावित नहीं करेंगे और इसका भी लाभ नाहिद हसन को मिलना तय है। तो ये हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार राजपाल पारवा जी। आज हमने उनसे सभी मुद्दों पर बात की, राजनीतिक बातें की कि बसपा का क्या स्टैंड रहा और गठबंधन का कितना लाभ यहाँ पे यूपी में रहेगा, और तीनों विधानसभाएं जो शामली की सीटें हैं उन पे क्या स्थिति चुनाव की रहेगी, और किस तरीके से प्रत्याशी अपने जो दावेदार हैं वो किस तरीके से उसे चुनाव को लेकर चलेंगे। और इस चीज का फैसला 10 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है। इस चीज का फैसला जनता करेगी और 10 मार्च को पूरी यूपी है उसका जो रिजल्ट आना है चुनाव का, उसमें पता लगेगा कि सरकार किसकी बनेगी। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।